दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव होंगे, डेली क्विजेज होंगे, डेली टेस्ट भी होंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भी मिल जाता है ना। ये सब आपको फैसिलिटी मिल जाता है प्लस के अंदर। अब देखो साथियों, हम लोग का एक बैच स्टार्ट हो गया है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का आपका पूरा क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट है 1 तारीख से। अगर आप लोग चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है, लक्ष्य बैच है, एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच है आपका। ये आपका बैच है 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं ज्वाइन करना कोई भी बैच तो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको कैसे क्या करना है, आपको देखो, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है ना। उसके बाद क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना है कितने महीने का, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए मेरे को 12 महीने के लिए 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपको डाल देना है जीजेटी 10% ऑफ के लिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, मतलब 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 12 महीने का आपको 7200 पड़ जाता है। उसके बाद सिलेक्ट करके प्रोसेस टू पे कर देना आपको। जैसे ही करेंगे उसके बाद क्या करना है, अपना परचेस कर लेंगे। और दोस्तों क्यूज कैसे लगाना है ये तो आपको मैं डेली बता ही देता हूँ कि हाउ टू ज्वाइन लाइव क्यूज। आपको सबसे पहले टेस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल दीजिएगा, नीचे ज्वाइन क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैं जितने क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा वो सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में वैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑप्शन सी में है विंबलडन, ऑप्शन डी में है फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो सभी लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, सवाल हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, विंबलडन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल हमारे पास ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है। ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 25। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम से स्टडी करते हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट की गई है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर सवाल हमारे पास क्या है, यहाँ पे सवाल ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 22 भाषाएं क्या है हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं यानी वर्णित की गई है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्याख्या में ये चीज दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाएं वर्णित हैं, जिसमें बता दूं कि वर्तमान में 22 राज्य भाषा इस प्रकार भी है, जिसमें कि बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कंगड़म, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृतिक, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये सारी 22 भाषाएं क्या है हमारे भारतीय संविधान की, ये टोटल 22 भाषाएं जो है वर्णित की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य या क्षेत्र से बिलोंग यानी बोली जाती है। जो डोगरी भाषा है भारत के किस क्षेत्र से बोली जाती है। ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर प्रांत से,
ऑप्शन बी पदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से, या फिर ऑप्शन डी में है नागालैंड से। अगर आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र से बोली जाती है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है डोगरी भाषा। ये आपको याद रखना होगा, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये कुछ पॉइंट दी गई है व्याख्या में। हमारे पास ये है कि जो डोगरी भाषा है वो भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोले जाने वाली एक भाषा है। इसे वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसलिए आपको बता दूं कि जो डोगरी भाषा है वो भारत के आपको जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली ये भाषा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। सभी लोग जरूर कीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? भारत का है, ठीक है। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान ये भारत देश का ही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि लैपटॉप हर लोग यूज़ कर रहे होंगे। लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है आपके पास वो तो यूज़ कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन ही रहता है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास ये कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए जो बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सॉफ्टवेयर भाषा, ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पैकेज और ऑप्शन डी में सॉफ्टवेयर सिस्टम। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 हमारे पास ये कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए जो बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 दिए हैं यहाँ पे, राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल हमारे पास ये है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? आपको ये बता दूं कि प्रश्न में यानी जो एग्जाम है उसमें जो पेपर आ रहे हैं आजकल के, उसमें लेखिका से यानी जो किताब जिसके द्वारा बुक लिखी गई है उस लेखिका का नाम भी पूछा जा रहा है। बुक का नाम तो दिया ही हुआ है, लेकिन कभी कभी बुक का भी नाम दिया हुआ रहता है, लेखिका का नाम लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, पर आपसे बुक का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। और वैसे इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी सराह देसाई और ऑप्शन डी में अनीता देसाई। राइट आंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? किरण देसाई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो ये है किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बाराबती जो स्टेडियम है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी में है कटक। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बाराबती स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? कटक हो जाएगा राइट आंसर। जो बाराबती स्टेडियम है वो कटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी स्वाति तिरुपाल को, ऑप्शन सी में है पुरंदर दास को, ऑप्शन डी में है त्यागराज को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है?
पुरंदर दास हो जाएगा राइट आंसर। जो कर्नाटक संगीत का पितामह है उसे हम पुरंदर दास को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसे आपको रट्टा मार लेना होगा बिल्कुल। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी में 1975 और ऑप्शन डी 1969। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 1969 हो जाएगा। जो व्यावसायिक बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी जर्मनी। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, नीदरलैंड हो जाएगा राइट आंसर। जो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है जिसका नाम क्या है रॉटरडम, वो आपको नीदरलैंड देश में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और आपसे सवाल एक और पूछना चाहता हूं कि जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उनका वेतन कितना होता है, ये भी आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। आज पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 11 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो वेतन होती है और कितनी होती है, टोटल 4 लाख होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इन्हें 4 लाख यानी इनकी पेमेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ए नासा और ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, नासा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नासा जो क्या है, किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ऑप्शन ए में है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ऑप्शन बी समाना प्रदेश में, ऑप्शन सी में है टुंड्रा प्रदेश में और ऑप्शन डी तैगा प्रदेश में। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, टुंड्रा प्रदेश, जो भारत के यानी किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी यानी कभी भी अस्त नहीं होता है, वो टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको बता दूं कि दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल एक ना एक पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस यानी जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 22 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्र देश है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी में है उज्बेकिस्तान। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, तजाकिस्तान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास ये है कि अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए पारसी धर्म का, ऑप्शन बी यहूदी धर्म का और ऑप्शन डी जैन धर्म का, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? पारसी धर्म का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर तो आप सभी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। जो भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे ज्यादा दूध उत्पाद करने वाला ये राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन बी भगवान बुद्ध को, ऑप्शन बी जैन तीर्थकर को, ऑप्शन सी में भगवान विष्णु को और ऑप्शन डी भगवान शिव को। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? जैन तीर्थकर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जैन तीर्थकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी गुरुमुखी। तो यहाँ पे सभी लोग आप राइट आंसर कमेंट करेंगे कि जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको बता दूं कि खेल से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में एक ना एक सवाल पूछे जाते हैं। तो जो डीसीएम ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी गोल्फ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? फुटबॉल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।